हेलो बच्चों, हम आज जो है वो एनालिसिस करेंगे नीट 2021 केमिस्ट्री पेपर का। मैं डॉक्टर भानु प्रताप सिंह। अब अपन इस पेपर को लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आए, एनसीईआरटी से कितने परसेंट पेपर आया और पेपर जो था वो एनसीईआरटी के बाहर कितना आया। जो पेपर एनसीईआरटी के बाहर आया, क्या वो पेपर हम एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सॉल्व कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। जैसे इस पेपर के मैं बारे में बात करूं तो लास्ट ईयर के पेपर 2020 से कंपेयर करें तो 2020 का जो पेपर था, ये पेपर एनसीईआरटी से एज इट इज उठा के दिया था। इस पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से एज इट इज हैं और कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। मतलब फॉर्मूला वही यूज हुआ है या उसी प्रकार का सवाल एनसीईआरटी में दिया है, बस वैल्यूज को चेंज कर दिया गया है। कुल मिलाकर के पेपर है ये भी एनसीईआरटी के ही बिल्कुल आसपास का। यदि किसी बच्चे ने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से किया है, उसके कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से किया है, तो वो 100% इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करेगा। तो चलो चालू करते हैं। सेक्शन ए में ये स्टेटमेंट था, एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। मतलब एस्पिरिन और पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक, है ना। मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। इन लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यदि दोनों करेक्ट है तो स्टेटमेंट 1 एंड ए होगा, दोनों नहीं है तो बी होगा। अब इसमें आंसर बी दिया हुआ है। अच्छा, आज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो ये बता रहा हूं आपको पेपर आया कहां से। पेपर का डिस्कशन में सेपरेट वीडियो में आपके साथ करूंगा, है ना। तो अब आप देखें, ये रहा बेटा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली दिया है एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, जबकि यहां पर बोला है कि वो नार्कोटिक है। और नीचे मॉर्फिन के बारे में नीचे एक और स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा था, और वो था स्टेटमेंट किसके, एस्पिरिन मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नार्कोटिक। जबकि मॉर्फिन और हीरोइन जो होते हैं वो नार्कोटिक होते हैं। वो नीचे लिखा हुआ है कि मॉर्फिन इज नार्कोटिक इन नेचर। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट गलत थे, दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी से पिकअप किए गए हैं। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक्ट 4 इन इज। अब इसमें ये बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 है। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं है, परंतु इस प्रकार के कई क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ये इतना जनरल क्वेश्चन है कि इसको ये कैटेगराइज करना कि एनसीईआरटी से है या नहीं, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के कई क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं। यदि आप उनको प्रैक्टिस कर ले तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। इससे काफी अच्छे क्वेश्चन वहां पर है ना बेटा। वैल्यूज में चेंज हो सकता है। अब BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम रिस्पेक्टिवली आर। आंसर 3 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप देखें यहाँ पर, ये रहा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर बहुत क्लियरली ये बात लिखा हुआ है कि इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, और नीचे जो है उसको प्लेनर भी बताया हुआ है BCl3 के स्ट्रक्चर को। तो इसका मतलब ये हुआ ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से आया है। अच्छा, यदि कोई बोले BF3 में ऐसा नहीं है तो केमिकल बॉन्डिंग में जाके देख सकते हो। BF3 VSEPR थ्योरी में बनाया है, उसको प्लेनर भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा है इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। So again, the question is from NCERT only. Now, noble gases are named because of their inertness towards reactivity. Identify the incorrect statement. अब आप देखें, noble gases very high melting and boiling point. हमको पता है वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं noble gases के बीच में, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते हैं। लेकिन पेपर डिस्कशन बाद में करेंगे, देख लेते हैं एनसीईआरटी में लिखा है कि नहीं लिखा है। आप देखो बहुत क्लियरली दूसरी लाइन में लिखा है, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये लाइन जो ऊपर दी थी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो इनकरेक्ट हो जाती। अगेन रेफरेंस इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। नेक्स्ट ले लेते हैं बेटा। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl एंड सोडियम एसीटेट आर गिवन। और उसके बाद एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस पूछा है, कोल्डोश लॉ से सॉल्व हो सकता है डायरेक्टली विथ वैल्यूज। क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। 390.5 इसका आंसर है, वही वैल्यूज इधर दी हैं और वही वैल्यूज एनसीईआरटी में दी है। 390.71 यहाँ पर आंसर आ रहा है। नीचे जो कैलकुलेट एनसीईआरटी में किया 390.5 किया है। हो सकता है हल्का फुल्का थोड़ा सा पॉइंट का कुछ वैल्यूज चेंज की होंगी, वो देख करके कोई फायदा नहीं है, प्लस माइनस का एग्जाम नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से। द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट ऑफ टिल्डन इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय, किसके द्वारा टिल्डन इफेक्ट दिया जाता है। अब ये लाइन जो है
कि स्टार्च गिव्स टिल्डन इफेक्ट, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है कि टिल्डन इफेक्ट जो होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन द्वारा दिया जाता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल में स्टार्च लिखा हुआ है। तो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो फटाक से कैच कर लेगा। ये देखो, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल अकरिंग मैक्रोमोलिकुलर स्टार्च, और ये मैक्रोमोलिक्यूल कोलाइड है। कोलाइड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें से एक मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड है, एग्जाम्पल स्टार्च लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी है। और उसके आगे टिल्डन इफेक्ट समझाया हुआ है, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस में दिया हुआ है। तो इसका मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन टिल्डन इफेक्ट दिखाते हैं, और उसका एग्जाम्पल है स्टार्च जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। दोनों ही फैक्ट एनसीईआरटी के अंदर दिए हैं। यदि आपने ढंग से प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये क्वेश्चन, आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन बी12, ये भी एनसीईआरटी से, हालांकि बायो में भी आप पढ़ते हो, लेकिन हम तो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में पर्निशियस एनीमिया यहाँ पर बी12 के द्वारा लिखा गया होगा, और ये लिखा हुआ है पर्निशियस एनीमिया आरबीसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन। तो अगेन इसमें अपन आसानी से देख सकते थे इसको, इसका ज्ञान हमें बायो से भी होता है, इनफैक्ट बायो से भी हमको ये बात पता होती है, और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में भी बात लिखी हुई है। खैर आगे बढ़ते हैं अपन। तो डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन इज, अब इसमें उसका डाइहेड्रल एंगल 0 है। तो देखें एनसीईआरटी से है कि नहीं है। देखिए अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एनसीईआरटी में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो 0 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है उसको इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं, जो कि हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो पहला डायग्राम है लेफ्ट में, उसमें 0 डिग्री का बॉन्ड एंगल ही इक्लिप्स फॉर्म है। और इसी के बारे में आगे चल के एनसीईआरटी लिखती है, द स्टैगर्ड फॉर्म हैज लीस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन एंड इक्लिप्स फॉर्म हैज मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन, मतलब स्टेबिलिटी जो है इक्लिप्स फॉर्म की मिनिमम हो जाएगी। और उसी एंगल से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी के आसपास ही मिलेगा। इस साल के पेपर में और लास्ट ईयर के पेपर में एक हल्का सा डिफरेंस ये दिखाई देता है कि अब आपको एनसीईआरटी समझ करके यदि आपने किया है तो आपके आंसर सब सही आएंगे। लास्ट ईयर इवन इफ आपने समझा नहीं था, सिर्फ रेड भी लिया था, तो भी आपका आंसर आ जाता है क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि डायरेक्टली वैसी की वैसी लाइन उठा करके पूछी गई थी। इस बार एनसीईआरटी का लेवल थोड़ा सा बड़ा है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछने का लेवल थोड़ा सा बड़ा है। नाउ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट। लेट अस सी दैट एनसीईआरटी इसके बारे में क्या लिखती है। तो यदि आप देखें तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने नीचे लिखा हुआ है, color of these ions may be attributed to the presence of F electrons. Many trivalent lanthanide ions are colored both in solid state and in aqueous solution. यदि आपको दिख रहा हो तो सेकंड पैराग्राफ जो दिखाई दे रहा है उसकी पहली लाइन ही ये लिखी हुई है। तो ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिया था उसमें बोला था कलरलेस है, सो दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इससे ये सॉल्व हो जाता आराम से। अब देखो, यदि आपने जब भी एनसीईआरटी पढ़ी तब उसका आकलन किया कि नहीं किया। यदि आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रटोगे बिना समझे तो आप नहीं रट पाओगे, असंभव है इतनी बड़ी किताब को रटना। लेकिन समझ समझ के यदि करोगे तो डेफिनेटली जो है आपसे आराम से हो जाएगा और पेपर भी आराम से बन जाएगा। अब आता है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन और 2-bromopentane is pent to in the product formation is based upon Sedgwick rule। अब देखें एनसीईआरटी में Sedgwick rule दिया है क्या। अब आप देखें यहाँ पर एनसीईआरटी में न सिर्फ Sedgwick rule दिया है बल्कि एग्जैक्ट क्वेश्चन भी दिया है। 81% बन रहा है पेंट 2 इन जो कि मेजर प्रोडक्ट है, और पेंट 1 इन जो बन रहा है 19% बन रहा है। ऊपर लिखा हुआ है कि ये Sedgwick प्रोडक्ट है जिसकी दो स्पेलिंग जो है दी हुई है। और इसी टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से पिकअप किया है। नाउ Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, ये सभी को पता होता है, 1 मोल गैस के लिए होता है, आइडियल गैस के लिए, और ये भी एनसीईआरटी से उठाया। आप देख लेंगे ये एनसीईआरटी ही है जिसकी कॉपीज मैंने ली हुई हैं। नीचे क्लियरली लिखा है Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। तो अगेन द क्वेश्चन वाज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। Which of the following polymer is prepared by addition polymerization? आंसर इज टेफ्लॉन। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है क्योंकि ये टेफ्लॉन दिया है बेटा, और यहाँ पर
यदि आप नीचे देखोगे, अच्छा मैंने नीचे से हटा दिया इसको, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल्स में दिया हुआ है टेफ्लॉन। और यदि आपने समझ के किया है तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन दो टाइप के दिए हुए हैं, तो आप आसानी से पकड़ सकते हो कि टेफ्लॉन इज एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये एनसीईआरटी की थ्योरी है जो मैं आपको बता रहा हूं। एडिशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल में टेफ्लॉन लिखा हुआ है। नाउ आगे बढ़ते हैं। What is IUPAC name of organic compound formed by chemical reaction of? Now acetone reacts with the Grignard reagent in presence of dry ether with the H2O, and then product is formed, and we are seeing that 2-methyl butane 2-ol is formed. यदि आप इस एग्जैक्ट रिएक्शन को देखोगे तो एसीटोन की रिएक्शन है गिग्नार्ड रिएजेंट C2H5 एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में। तो अपन इसको नीचे देखते हैं, एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दिया हुआ है। देखो बेटा, ये जो लास्ट वाली रिएक्शन दिख रही है वहां पे RCOR रिएक्टिंग विद RMGX दिया हुआ है और पूरी रिएक्शन लिखी है। इस साल के पेपर में और एनसीईआरटी में सिर्फ अंतर इतना है कि ये जनरलाइज्ड लिखा है RCOR, और इस साल के पेपर में CS3CO CS3 आ गया। तो इट इज वेरी मच फ्रॉम एनसीईआरटी। कोई भी एग्जामिनर को इतना तो हक है कि वो कम से कम R की जगह CS3 लिख दे, और आप में भी इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप समझ जाओ कि भाई ये वाली रिएक्शन तो मैंने पढ़ी हुई है। ठीक है बेटा। सो अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। ये आ गया बेटा PCL5, और ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। VSC PR थ्योरी एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको डायरेक्टली जो है मिल जाएगा ये लिखा हुआ, उसके सबूत मैंने इधर दे दिए हैं। आप जो है VSC PR थ्योरी में जाके पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के अंदर ये सब डायग्राम्स बने हुए हैं, और इन्हीं से क्वेश्चन ऊपर वाला फ्रेम हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नाउ इसका आंसर हमने डिस्टिलेशन लगाया है, पर मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि एनटीए ने इसका आंसर जोन रिफाइनिंग लगा दिया तो। मैं उसका आपको रीजन बताता हूँ। क्या होता है कि डिस्टिलेशन के फलस्वरूप हमको जिंक और मरकरी प्राप्त होता है। इसमें मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, और वेरी प्योर मेटल जो हमको प्राप्त होता है वो जोन रिफाइनिंग के फलस्वरूप भी प्राप्त होता है, जिसमें गैलियम प्राप्त होता है, और गैलियम भी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो इसलिए इसका आंसर भले डिस्टिलेशन दिया हो, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इंक्लूडिंग आर्ट्स ऑल्सो डिस्टिलेशन दिया है, परंतु मैं आपको एक बात बताऊं कि इसका आंसर जो है, यदि एनटीए ने जोन रिफाइनिंग मान लिया तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन को यदि मैं देखूं तो एनसीईआरटी की लाइन लिखती है वेरी प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जोन रिफाइनिंग। तो मेरा गट फीलिंग ये है कि एग्जामिनर ने ऐसा सोचा होगा कि वेरी प्योर मेटल प्राप्त हो रहा है गैलियम, जो कि एनसीईआरटी में एग्जांपल है, और गैलियम इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हेंस द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। ऑल्दो इसका आंसर डिस्टिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो दोनों ही आंसर सही होने चाहिए, डिस्टिलेशन भी, जोन रिफाइनिंग भी। लेकिन मेरा अपना फीलिंग ये है कि एग्जामिनर ने वेरी हाईली मतलब जो लैंग्वेज पुट किया है हाईली प्योर मेटल, वो एनसीईआरटी से उठाया गया है, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये अपने मन से दिया है। लेट अस चेक दैट। नाउ ये दिया है डिस्टिलेशन, जिसमें कि जिंक और मरकरी एग्जांपल है, और यदि आगे आप देखो तो ये जोन रिफाइनिंग दिया है, जिसमें कि वो बोल रहा है this method is very useful for producing semiconductor and other metal of very high purity, and the example is gallium. So हो सकता है इसका आंसर ये भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। That depends upon the whims and fancies of the examiner. Now the major product of the following chemical reaction is ये peroxide effect है और एनसीईआरटी से डायरेक्टली लिया गया है। आप देखें यहाँ पर, ये रहा बेटा पेरोक्साइड इफेक्ट पे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। थोड़ा सा अंतर है क्वेश्चन में, इधर जो है वो एल्कीन अलग टाइप का लिया हुआ है, और वहां पर एल्कीन अलग टाइप का लिया हुआ है। रिएजेंट एक ही लिया है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, पेरोक्साइड इफेक्ट इसको बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आती है, मतलब एग्जैक्ट बिल्कुल वही क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है। एच की जगह CS3 लगाना है, बाकी सॉरी थोड़ा सा फर्क है, एच की जगह CS3 नहीं, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम एग्जांपल एनसीईआरटी में सिमिलर एग्जांपल दिया हुआ है, तो आराम से सॉल्व हो सकता था। इस साल का पेपर ऐसा है कि यदि आपने एनसीईआरटी समझ के अच्छे से पढ़ी है तो आप पेपर को बना लोगे। ये मैंने डिफिकल्ट कैटेगरी में क्वेश्चन रखा था। ट्राइटियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, व्हिच ऑफ द ट्राइटियम अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन emits which of the following particle? Now beta particle. Now this is a difficult question, लेकिन
आप यदि देखो कहां से उठाया गया है, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। ट्राइटियम इज रेडियोएक्टिव एंड emits लो एनर्जी बीटा पार्टिकल, T12 12.33 years। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा। The correct sequence of bond enthalpy of CH bond is again directly from NCERT। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दिया, अलग अलग जगह भी दिया है, लेकिन एल्किल हैलाइड के अंदर ये डाटा के समेत दिया है। सो डायरेक्टली डाटा फ्रॉम एनसीईआरटी हैज बीन टेकन। वैसे हम लोग इसको अलग अलग जगह और भी पढ़ते हैं। नाउ दिस वन, राइट ऑप्शन फॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल इज, नाउ द आंसर इज 12 and 6। इसको एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन दिया है इस पे, और जिसने वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा उसको ये वाली थ्योरी 100% पता होगी, क्योंकि बिना ये वाली थ्योरी पता किए वो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। इसमें से एक क्वेश्चन ये है, बोल रहा है एचसीपी है 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड है, बताओ फॉर्मूला क्या होगा। तो जब तक आपको ये नहीं पता कि टेट्राहेड्रल वॉइड एचसीपी स्ट्रक्चर में होते कितने हैं, तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और ऊपर वाले क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, तो इवन इफ आपको ये वाला भी पता होता तो भी आपका आंसर सही आ जाता। सिर्फ इस सिंगल फैक्ट से आप पता लगा लेते कि भाई टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 12 होती है, शुरू में टेट्राहेड्रल पूछा, इसका मतलब आंसर 4 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोनों का भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी में जिसको बोलता है एक कंपाउंड हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मेनी आर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 0.5 मोल है। 0.5 मोल में जो एनसीईआरटी में आंसर दिया है वो टेट्राहेड्रल वॉइड दिए हैं 9 मोल, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड उन्होंने दिए हैं 6 मोल आई सपोज, नहीं टेट्राहेड्रल वॉइड, यस टेट्राहेड्रल वॉइड दी है उन्होंने 0.5 मोल है ना, तो 0.5 मोल का मतलब 6 मोल हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है कम हो जाएंगे रिलेटिव, लेकिन यहाँ पर एक ही पूछे हैं, तो ये देखो यहाँ पर सिर्फ वही पूछा है तो 9 मोल हो गया। अब 1 मोल यदि होता 0.5 मोल में कितना टोटल नंबर ऑफ वॉइड पूछा, हाँ तभी तो गड़बड़ हो रही थी मुझसे। ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ वॉइड पूछा है। अब टोटल नंबर ऑफ वॉइड में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों आ जाएगा। अब देखो 1 मोल में 6 और 12 था, तो आधे मोल में कितना होता, 9 मोल होता, और 9 मोल की संख्या कितनी होगी 9 × 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो ये क्वेश्चन यदि आपसे सॉल्व हो जाए एनसीईआरटी का, तो जो एग्जाम का क्वेश्चन वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब यदि एनसीईआरटी ढंग से सॉल्व की होती तो आप आराम से बना सकते थे। मैंने 2 सबूत दिए आपको, 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिखाए, इन दोनों क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन सॉल्व किया होता तो ये वाला क्वेश्चन आपसे गारंटेड सॉल्व हो जाता। चलो अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा मेटल को मेटल डिस्प्लेस सिर्फ एक ही रिएक्शन में कर रहा है, सेकंड में। वैसे ये भी मेटलर्जी एनसीईआरटी में रिएक्शन दी हुई है कि Cr2O3 को एल्युमिनियम रिप्लेस करता है, और रिप्लेस कर करके Al2O3 बना लेता है, 2Cr बन जाता है। रिएक्शन भी डायरेक्टली दी हुई है। अब हम जो है आते हैं गैसियस स्टेट के इस क्वेश्चन पे। अब इसमें उन्होंने जो है वो बॉयल्स लॉ दिया है और प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट किया है। पीवी कांस्टेंट हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनना चाहिए। ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया, इसका सही आंसर 4 है। एनसीईआरटी देख लें, ये रहा बेटा एनसीईआरटी का फिगर, डिटो मैच कर ले, टेम्परेचर भी वही है और फिगर भी वही है, 600 400 200, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया है, पीवी डायग्राम है। ऊपर चले जाएं 600 400 200 पीवी डायग्राम में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना है, एकदम डिटो सेम क्वेश्चन गैसियस स्टेट से उठाया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बेटा, तो पीके बी वैल्यू दिया है डाइमिथाइलमाइन की, पीके दिया है एसिटिक एसिड का 3.27 रिस्पेक्टिवली। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीएच ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन इज, सॉल्ट का क्वेश्चन है, दोनों का पीके ए और पीके बी दे दिया है, पीके बी बेस का दिया है, पीके एसिड का दिया है। हमको पता है इसका फॉर्मूला होता है 7 + हाफ पीके माइनस हाफ पीके बी माइनस हाफ पीके बी। नाउ लेट अस चेक कि एनसीईआरटी में था कि नहीं था। ये देखो भैया, ये रहा फॉर्मूला 7 + हाफ पीके माइनस हाफ पीके बी। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दूसरी एसिड लिए, एक तो एसिटिक एसिड ही लिए, दूसरा यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, और वहां पर वीक बेस जो है वो डाइथाइल अमाइन लिया है। क्वेश्चन एकदम सेम टाइप का है और एक ही फॉर्मूला लगना है। एक तरफ वीक बेस वीक एसिड से बने हुए सॉल्ट का पीएच कैलकुलेट करना था, फॉर्मूला जो लगता है जैसा क्वेश्चन आ सकता है डिटो वैसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया। आप फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा मान लें कि लास्ट ईयर और इस साल के पेपर में जो अंतर है वो ये है कि लास्ट ईयर वैल्यूज भी फिजिकल केमिस्ट्री में एग्जैक्टली सेम दे दी थी, इस साल थोड़ा सा डिफरेंस है, वैल्यूज अलग की हैं, क्वेश्चन वही है और फॉर्मूले भी वही है, और कुछ क्वेश्चंस में वैल्यूज का भी अंतर नहीं है।
चलो अब चलते हैं अपन। तो बेटा मानना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी से ही। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है। यदि इस क्वेश्चन पे आपका कमांड था तो नीट का क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाता। चलो, among the following alkaline earth metal one which is covalent and soluble in organic solvent। अब ये चौथा आंसर है बेरिलियम क्लोराइड, डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया है। एक्सेप्ट बेरिलियम हैलाइड ऑल अदर हैलाइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर आयनिक इन नेचर। और एक बात बोलूं, इसके बाद जो लाइनें ली हैं उस पर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। एक ही जगह से दो क्वेश्चन एग्जाम में उठा दिए गए एनसीईआरटी से, तो ये वाला क्वेश्चन कंफर्म हुआ आपको। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आ रहा बेटा, मैक्सिमम टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस। इसको मैंने डिफिकल्ट कैटेगरी में क्वेश्चन को रखा था क्योंकि ये भी एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, लेकिन आप देखो कहां से उठाया है। ये ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर ये देखो लोअर पार्ट में सबसे ज्यादा होता है, 2170 लिखा हुआ है। बच्चा मुश्किल से इस बात को नोट करता है, हालांकि पढ़ाते हुए टीचर्स यदि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो क्लास के अंदर मेंशन कर देते कि ब्लास्ट फर्नेस के लोअर पार्ट में 2100 से 2200 लगभग टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर लोअर पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस में होता है। मैंने भी क्लास में पढ़ाया, ये चीज बताई होगी आपको कि लोअर पार्ट में टेम्परेचर लगभग इसके अप्रॉक्स होता है। हमको एनसीईआरटी रिलीजियसली पढ़नी है। इस बार का पेपर देख करके लगता है कि वो एनसीईआरटी को इस बार थोड़ा सा ज्यादा लेवल पे ले जाकर पूछ रहे हैं, है ना। पहले बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन आता था, अभी ऐसा नहीं किया। देन इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट का स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर 1 है, विद 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन एज डोनर एटम। नाउ सी here is a diagram in the NCERT and all the theory जो वहां पे लिखी है कि कौन डोनर है। 4 ऑक्सीजन डोनर है, 2 नाइट्रोजन डोनर है, सामने डायग्राम में दिखाई दे रहा है, बगल में थ्योरी में लिखा हुआ भी है। अगेन द क्वेश्चन हैज बीन टेकन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बेटा वैल्यू वाइज एनसीईआरटी से नहीं है, जैसा फिजिकल केमिस्ट्री के आधे क्वेश्चंस में ऐसा है कि वो है एनसीईआरटी से लेकिन वैल्यू एनसीईआरटी से नहीं है। Now this is acceptable and this shall be done for any exam to have a credibility. At least there should be a little change of the value. लेकिन अपन डिस्कशन इस बात पे कर रहे हैं कि एनसीईआरटी से पेपर आया कि नहीं आया, एनसीईआरटी पढ़ने सिलेक्शन हो सकता था कि नहीं हो सकता था। आंसर है बिल्कुल हो सकता था। मैं अंत तक इस बात को प्रूव करूंगा। नाउ इसमें प्रेशर पूछा है बेटा, अब सोचो इसमें कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब दुनिया जानती है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू ICRT होता है। अब यहाँ पे जो भी चीजें दी है उनमें आई की वैल्यू तो 1 है, तो CRT हो जाएगा। ROT कांस्टेंट है, मतलब सी पे डिपेंड करता है। ये लो भाई, ये रहा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर बहुत क्लियरली दिया है कि पाई इज इक्वल टू CRT अपन कैलकुलेट करते हैं। RT कांस्टेंट है, सी पे सिर्फ डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल पे पूरा खेल डिपेंड करेगा। अब नंबर ऑफ मोल किसको निकालना नहीं आता है बेटा? आपको पता है कि सबके ग्राम भी एक ही दिए हैं, क्वेश्चन कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ता। सबका वॉल्यूम एक दिया है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाता, सबका वेट भी दिया है तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्स रिलेशनशिप हो जाता, आंसर आसानी से आपका आ जाता। तो यदि एनसीईआरटी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए होते तो इस लेवल का क्वेश्चन तो आपने किसी भी दिन किया हुआ ना। इधर देखिए बेटा, ना ये बोलता है द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द ऑर्डर HI greater than HBr HCl and HF। उसके बाद बोलता है एज द साइज ऑफ द एलिमेंट ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF HCl HBr HI डिक्रीजेस एंड सो द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अब देखें एनसीईआरटी से है कि नहीं है। सबसे पहले यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ देख लो बेटा। एसिडिक स्ट्रेंथ वहां पे दिया हुआ है कि अच्छा पहले बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी दिया हुआ है, लास्ट लाइन से यदि आपको दिख रहा हो तो स्टेबिलिटी ऑफ दीस हैलाइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप टू इंक्रीज टू डिक्रीज द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी इन ऑर्डर ऑफ HF मोर देन HCl मोर देन HBr मोर देन HI। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी HF की ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी कम है? HI की कम है। क्लियरली लिखी हुई है लाइन, आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ये देखो बेटा, HI मोर देन HBr मोर देन HCl मोर देन HF। ये क्या है? ये जो है आयनिक इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, ये मोर देन। इससे भी एक बच्चा कंफ्यूज हो गया, उसको लगा ये 2 निशान लगे हैं, कहीं पे 1 लगा होना चाहिए। डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन पुट अप किया गया है, दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट थे। द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, मैंने बोला था ना एक ही जगह से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए बेरिलियम क्लोराइड के बारे में, ये वो दूसरा क्वेश्चन है। चेन एंड डायमर रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, चेक करते हैं फटाफट के एनसीईआरटी में कहां दिया है। लो भाई, द वेपर फेज BeCl2 टेंड टू फॉर्म द क्लोरो ब्रिज डाइमर, तो वेपर स्टेट में डाइमर है। और आगे चल करके थोड़ी सी आगे चलकर लिखता है एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम, ओके, बेरिलियम हैलाइड आर एसेंशियली कोवलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेरिलियम क्लोराइड हैज चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट, और नीचे स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है।
एक ही एरिया से 2 क्वेश्चन थे ना। इस क्वेश्चन में मैंने इसलिए बेटा रेफरेंस नहीं माना एनसीईआरटी, मतलब मैंने लगा के नहीं देखा क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है। बोल रहा है, जब उसने बोल दिया डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, एक ही डायग्राम में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एनसीईआरटी में क्लियरली ये डायग्राम बना हुआ है, तो मैं काय के लिए इसमें मेहनत करता। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि डेल्टा एच एक ही जगह नेगेटिव आ रहा है, जो कि सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में देखा जाए तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, थर्ड ऑप्शन में लगभग बराबर है, डेल्टा एच 0 आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन में भी डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है। तो इसमें आपको एनसीईआरटी या किसी बुक की जरूरत नहीं है, ये सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन। इसके बाद बेटा ये रेफरेंस है, अच्छा यहाँ क्वेश्चन शायद मिस हो गया मेरे से, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आगे चल के आ जाएगा। उन्होंने पूछा था जिरकोनियम हाफेनियम का साइज लगभग समान होता है, उसका रीजन क्या है, तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर की लाइनें पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है कि फिफ्थ और जो सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज होती है, या जो फिफ्थ और सिक्स्थ और फिफ्थ पीरियड होता है, इसका साइज लगभग समान होता है जब अपन डी ब्लॉक में आगे बढ़ते हैं। द रीजन इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया है। क्वेश्चन थोड़ी देर में मिल जाएगा आगे चल के, ये मैं लेना भूल गया है ना बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली मुझे नहीं दिखा एनसीईआरटी में एज सच, लेकिन है बेटा एनसीईआरटी से। रीजन मैं आपको बताऊं, यार ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अपन 6 बार 10 बार 20 बार सीखते हैं एनसीईआरटी में ही। हर चीज का नोमेनक्लेचर करने के पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। अब एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली तो फिर म्यू के लिए भी फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया, सारे कैलकुलेशन भी दिए, तो फिर यदि अपन ने उनको प्रैक्टिस किए होते तो ये वाला क्वेश्चन हमसे बन जाता। क्या पहली बात, वीबीटी का ज्ञान होना चाहिए। बिना वीबीटी के ज्ञान के आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल लोगे, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। एम्पुलरी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जहां पर की Fe जो है H2O के साथ वीक फील्ड लिगेंड का काम कर रहा है और साइनाइड के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड का काम कर रहा है। अब यदि उन एग्जाम्पल्स को आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप डेफिनेटली पता लगा सकते थे कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एंड वंस यू नो द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो फिर भाई आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने से कौन रोक सकता है। ये देखो फॉर्मूला दिया है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2, और इससे आप जो है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के बन जाता। ये क्वेश्चन सबसे गंदा क्वेश्चन था कैलकुलेशन वाइज, जो है फिजिकल केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूछा, और इसका आंसर 219.3 था। आश्चर्यजनक बात यह डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विविध भारती स्टेशन, वही वैल्यूज दी हुई हैं और आंसर भी दिया हुआ है, और आंसर 219.3 दिया हुआ है। मैं ये नहीं मान के चलता कि कोई बच्चा ये आंसर को रटेगा। ये थोड़ा सा जुल्म है किसी बच्चे के साथ, कोई बैठ करके 0.3 और 0.2 का कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर एग्जैक्टली सही कर लेगा। मतलब एग्जामिनर को अवॉइड करने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन और कैलकुलेशन। खैर, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ भी नहीं है, लेकिन इससे इस प्रकार का इससे अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है। मतलब वो क्वेश्चन यदि बनता तो ये क्वेश्चन भी 100% बन जाता, सिंपल सी बात है। अब आपने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाई वेट कार्बन, रिमेनिंग परसेंटेज दैट ऑफ द हाइड्रोजन, कैलकुलेट करोगे तो लगभग CH3 आएगा। लेकिन इसका और बेहतर आंसर हो सकता था यदि C3H9 देते तो और अच्छा आंसर होता, ठीक है ना। लेकिन अब वो ऑप्शन में नहीं था तो इसलिए अपन ने इसको 3 चूज कर लिया, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ा। यदि आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखो बेटा, उससे बेहतर क्वेश्चन है एनसीईआरटी में इंपेरिकल फार्मूला का दिया है। यदि ये क्वेश्चन आप इंपेरिकल फार्मूला निकाल सकते हो तो वो क्वेश्चन इससे काफी आसान क्वेश्चन है, आराम से आपसे बन जाता। कुल मिलाकर के मैं एनालिसिस इस पार्ट पे कर रहा हूं कि क्या एनसीईआरटी पढ़ने से एग्जाम निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। देखो, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे उनमें हल्का फुल्का वेरिएशन किसी भी एग्जाम में होगा, लेकिन जो फैक्ट होंगे वो एनसीईआरटी से यदि आ रहे हैं तो वी शैल टेक द बुक वेरी वेरी सीरियसली। और अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के, वो सब एनसीईआरटी से एज इट इज है। फिजिकल में भी कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से एज इट इज है, और जो नहीं है उनका फॉर्मूला या उस जैसा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज, इसका आंसर 4 है। देखें एनसीईआरटी में क्लियरली यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। आखिरी में देखें C2H5O C2H5 लिखा हुआ है, और यहां पर भी यही उन्होंने पूछा है। तो द थिंग इज दैट इट वाज सेम क्वेश्चन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। नाउ अगला देखते हैं बेटा। अगले वाले में उन्होंने पूछा आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद द हाइजेनबर्ग रिएजेंट टू गिव द सॉलिड व्हिच डिसॉल्व्स इन द एल्कली। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। प्राइमरी अमाइन ऐसा करते हैं,
इसको हम बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड को हेजनबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। अब आप देखो इस लाइन को जरा ढंग से पढ़ लो, नीचे लिखा हुआ है जो डायग्राम, जो रिएक्शन उसके बाद में, द हाइड्रोजन अटैच्ड टू द नाइट्रोजन इज सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सल्फोनाइल ग्रुप, हेंस इट इज सॉल्युबल इन एल्कली। आगे चल के जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो सेकेंडरी अमाइन सॉल्युबल एल्कली में नहीं होता है, रिएक्ट करता है, और टर्शियरी अमाइन रिएक्ट ही नहीं करता है। तो अगेन डायरेक्टली फ्रॉम दी एनसीईआरटी ना। और मैं बताऊं एनसीईआरटी में क्वेश्चन इन्हीं एरियाज में आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड 2 का 3 करना, 3 का 4 करना, ये किसी को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि सेम क्वेश्चन हर साल आ जाएगा। लेकिन जो फैक्चुअल है या जो लाइन है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में और फिजिकल में, वो एनसीईआरटी से आनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन ले लो आप, ये एनसीईआरटी से आया सीधा सीधा। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन 14 टाइप ऑफ ब्रेवाइस लेटाइस यूनिट सेल इज। अब देखें आप, ये रहा 3 में दिया हुआ है भाई, 3 में दिया हुआ है। यदि आप देखो तो क्यूबिक में, टेट्रागोनल में और ऑर्थोरोम्बिक में आपको दिख रहा होगा बीसीसी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 3 में ये आंसर है। जिसने एनसीईआरटी बहुत सीरियसली, बहुत अच्छे से पढ़ी है, उसने इस चीज को कैच कर लिया होगा। और दो बच्चे इसको याद रख रहे हो, मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि बच्चों ने एग्जैक्टली याद किया होगा। टीचर स्पेसिफिक पे भी डिपेंड करता है कि किसने याद करा दिया हो ना। ये थोड़ा पैटर्न में बदलाव है, मैं आपसे सच्चाई से बोलूं तो। अभी तक इस कदर के क्वेश्चन 2-3 जो इस साल एग्जाम में पूछे वो नहीं पूछे जाते थे केमिस्ट्री में। इस साल थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जितने भी फालतू फैक्ट्स हैं वो सब एनसीईआरटी से। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर। अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और आपको जो है टोटल प्रेशर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से निकाल लेना था। एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन डबल वैल्यूज के साथ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप देखें, ये रहा क्वेश्चन। Calculate the total pressure of the mixture of 8 ग्राम of dioxin with 4 ग्राम of dioxin confined in a vessel। R भी दिया है, टेम्परेचर भी दिया है, और वॉल्यूम भी दिया है। और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज जो है अलग कर दी गई हैं। वहां पर यहाँ 4 ग्राम है, वहां 8 ग्राम है, इधर 2 ग्राम है, वहां 4 ग्राम। अब यार इट चलता है, मतलब है ना, इतना तो चलता है। इतना तो हमको बिल्कुल वैल्यूज चेंज के लिए हम कोई वैल्यू थोड़ी ना रटते हैं एग्जाम में कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो वैल्यू समेत रट लिया। हम तो उसका तरीका रटते हैं। तो यदि तरीका हमने कर लिया है तो 101% जो है हमको एग्जाम में बनना चाहिए, और हमें मानना चाहिए क्वेश्चन एनसीईआरटी से। अगेन देखिए, अब ये देखो, इसमें पूछ रहा है मिसिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड निशान लगाए, और ये देखो ये रही है एनसीईआरटी, डायरेक्टली दिया हुआ एनसीईआरटी के अंदर। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, सोडियम इथेन OH की रिएक्शन NaOH के साथ CO की प्रेजेंस हो रही है, Na2CO3 बाहर निकल जाता है और मिल जाता है हमको एल्केन, डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। नाउ in which of the following arrangement the given sequence is not strictly according to the properties indicated again against it। now check this। हमको एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली लिखा है कि H2TE more acidic than H2SE, more acidic than H2S, more acidic than H2O। अब जिसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है उसकी पीके वैल्यू कम होती है, और यहाँ पर पीके वैल्यू बढ़ी हुई दी है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। के वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के, और पीके वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में पीके के साथ मुझे नहीं मिला है। लेकिन यदि आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा जाए और वहां से अपन को पीके का नॉलेज हो, और यदि पी ब्लॉक पढ़ा जाए और वहां से अपन को H2SE मोर देन H2S, H2TE मोर देन H2SE मोर देन H2S मोर देन H2O, तो ये दोनों चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं। तो जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी समझी उसके लिए क्वेश्चन आराम से बन जाता। नाउ चेक दिस वन। इसमें मोलर कंडक्टेंस पूछा, अगेन वैल्यूज में चेंज है लेकिन सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन उसकी थोड़ी सी वैल्यूज अलग अलग है। तो देखो भाई, क्या इस टाइप का क्वेश्चन उस क्वेश्चन को सॉल्व करके, मतलब सॉल्व करने से आ सकता था। देखो यहाँ पर एसिड का कंसंट्रेशन दिया है, मोलर कंडक्टिविटी दी है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड पूछा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये लो, यहाँ पर क्या है, अगेन जो है आपसे के की वैल्यू पूछी हुई है, मतलब डिफ्यूजन कांस्टेंट पूछा हुआ है। ऊपर क्या पूछा था, ऊपर भी शायद डिफ्यूजन कांस्टेंट ही पूछा था। यस, डिफ्यूजन कांस्टेंट पूछा था एसिटिक एसिड का। इधर भी डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड पूछा हुआ है, सिर्फ वैल्यूज का छोटा सा अंतर है और कुछ नहीं है। वहां पर मोलैरिटी अलग दी है, यहाँ पर मोलैरिटी थोड़ी अलग दी है। वहां पर कंडक्टेंस स्पेसिफिक थोड़ा अलग दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिया है, लेकिन क्वेश्चन एक ही है। यदि अपन लेमडा m इंफिनिटी देखे
तो वहां भी वैल्यू दी है, इधर भी दी है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यूज का अंतर किया, लेकिन क्वेश्चन एक ही है। वो सॉल्व होता है, ये सॉल्व होता है, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। द स्लोप, अब सोचो यार, इस पर क्वेश्चन पूछा है। अब एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप देखो एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ भैया, स्लोप की वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर। अब तू सोच, तेरे को उसने एग्जामिनर ने ई ए की वैल्यू पूछी है, स्लोप दिया है, आर दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगा। अब इसमें कौन सा मतलब पहाड़ था बहुत बड़ा। तो यदि आपने ईमानदारी से एनसीईआरटी पढ़ी होती तो आपको ये फॉर्मूला याद होता, ये फॉर्मूला याद होता, लो भैया सारी वैल्यू तो दी है, से मल्टीप्लाई करना था, आपका आंसर आ जाता। तो अगेन यदि आपने अच्छे से एनसीईआरटी करी होती तो आपका ये क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए था। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन आ गया, ये ऑर्डिनरी में अच्छा क्वेश्चन माना गया, जबकि आप देखो NaBH4 है। अब सुनो, NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कराता है, लेकिन एसिड और एसिड डेरिवेटिव के रिडक्शन के लिए अपन और ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली, ये डायग्राम मुझे एनसीईआरटी में नहीं दिखा, परंतु एनसीईआरटी पढ़ के क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था? लेट अस चेक दैट। देखो भाई, ये बात लिखिए कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन NaBH4 करता है इनटू अल्कोहल। ये तो इधर से हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, एक्सरसाइज में आगे बढ़ जाओ। तो भैया ये दिया है एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जब आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन NaBH4 ने नहीं किया है। तो अपने आप ही भाई पता लग जाता है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 12.17, मतलब समथिंग लाइक दिस, मैंने एकदम याद नहीं है मेरे को एग्जैक्टली, बट जो भी क्वेश्चन है जहां से भी उठाया शायद 12.17 था। तो जो भी हो, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ, यदि ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होता तो आपको डेफिनेटली मतलब पता लग जाता है, याद होता। वैसे तो टीचर पढ़ाते हुए क्लास में याद करा ही देते हैं कि एसिड डेरिवेटिव्स जो हैं उनको रिड्यूस करने के लिए यू नीड अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज सर्टेनली नॉट NaBH4, डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट में यूज होता है। तो पर अपन एनालिसिस ये कर रहे हैं कि एनसीईआरटी से सॉल्व हो सकता था या नहीं हो सकता था। सॉल्व हो सकता था या नहीं हो सकता था, वो तो अलग ही एनालिसिस है, वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के हो सकता था कि नहीं हो सकता था, ये बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल यदि एनसीईआरटी किसी ने की हो तो ये सारे फैक्ट एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, सारी रिएक्शन एनसीईआरटी उड़ा के पूछिए, हेल्वेलार्ड जर्नल्स की, गेटरमैन, हेलो फॉर्म, एस्टरिफिकेशन, यदि एक भी रिएक्शन पता है तो मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें से एक दो मैंने डायरेक्टली उठा ली जो मेरे को एकदम जल्दी से मिल गई। ये लो भैया एनसीईआरटी में दिए गेटरमैन कोच, यदि एक ऑप्शन भी आता है तो सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि मैच में कोई कंट्रडिक्शन नहीं आएगा। गेटरमैन कोच एनसीईआरटी में दिए जो ऊपर पूछी है। ये लो भाई, हेल्वेलार्ड जेलेंस्की दी है वो भी पूछी है। ये लो भाई, एस्टरिफिकेशन दिया है वो भी पूछा है, मतलब सब एनसीईआरटी से उठाया। अब SbCl5 पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है, ये मुझे डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं मिला, परंतु यदि आप पढ़ोगे, यदि आप जर्नल पढ़ाई आपने ठीक ठीक करी है तो आपको पता होगा कि भाई जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। मैंने तो क्लास में कई बार पढ़ाया है, पर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया था कि नहीं दिया था, मुझे एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं मिला। ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसके लिए मुझे एनसीईआरटी में ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतना जर्नल है कि सबको पता है यार। और एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे देखते हैं। मैंने फोटो भी खींची थी लेकिन लगाई नहीं, क्योंकि मुझे लगा यार इतना जर्नल है, सबको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है। एनसीईआरटी में बाकायदा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप ये तो समझ जाओगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। अब Fe+2 और Mn+2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं हो सकते। तो द थिंग इज दैट द क्वेश्चन वाज रियली वेरी वेरी इजी। आगे आता है कि क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर दिया हुआ है और मोल दिए हुए हैं, और उसके बाद में टोटल प्रेशर आपसे वो पूछ रहा है। अगेन इस टाइप के कई क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इसको भी कर लोगे। इधर मोल जो है, मोलर रेशो दिया हुआ है आपको, यदि देखें तो उससे आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते थे। मोल फ्रैक्शन निकाल करके वेपर प्रेशर दोनों के PA0 PV0 मल्टीप्लाई करके आपका वेपर प्रेशर आ जाता। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। मैंने सामने फोटो लगा दिया, हेप्टेन ऑक्टेन वाला। यदि आप क्वेश्चन देखो तो ये क्वेश्चन जो ऊपर क्वेश्चन दिया उससे ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन वेराइटी एक ही है। इधर भी आपको, इधर वेट दिया था, आपको मोल निकालना पड़ता, मोल निकालने के बाद वही मोल फ्रैक्शन वगैरह निकाल करके फाइनल प्रेशर आपको कैलकुलेट करना पड़ता। मतलब यदि एनसीईआरटी सॉल्व की होती, यदि उसके कंसेप्ट आते होते, तो ऊपर वाला क्वेश्चन 100% बन जाएगा। अब ये एसिड रेन का क्वेश्चन है, मैंने इसका रेफरेंस नहीं लिया है एनसीईआरटी से,
परंतु क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, मैंने एनसीईआरटी को चेक किया है। आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जाके यदि देखोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन, ये सारे फैक्ट, चाहे ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन हो, चाहे ओजोन लेयर डिफ्लेक्शन हो, चाहे स्मॉग हो, चाहे एसिड रेन हो, सब दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है, यदि एक ऑप्शन भी पता है तुम्हें, यदि सिर्फ इतना पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, वो ताजमहल वाला फंडा पता है कि एसिड रेन के द्वारा वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो सिर्फ इसके द्वारा ही आपका आंसर सही हो जाएगा, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ऑप्शंस में। The reagent R in the given sequence of chemical reaction is, reagent R पूछ रहा है कि given sequence of chemical reaction क्या है, आंसर CH3CH2OH लिया है। Let us check that कि क्या NCERT में दिया है कि नहीं दिया। देखो अमाइन है, NaNO2HCl की प्रेजेंस में डाइजोनियम सॉल्ट बना रहा है, जो कि अल्कोहल की प्रेजेंस में जो है वो N2Cl लीव कर रहा है और बेंजीन रिंग आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है, चलो देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले ये वाली लाइन पिकअप कर लो, ये उसका पहला पार्ट है, डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, करेक्ट इतनी बात। अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं भाई, ये रहा। एल्कोहल H3PO2 के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, बाकी ग्रुप लीव कर जाते हैं, मतलब जो डाइजोनियम क्लोराइड वाला N2 जो है लीव कर जाता है, उसकी H आ जाता है, डायरेक्टली एनसीईआरटी बन गया, आराम से सॉल्व हो सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जैक्ट बिल्कुल उसी शक्ल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। अब इसको देखो आप, the intermediate compound formed in this is, I suppose it is a Tard reaction directly taken from NCERT। आप देख लें भाई, ये दिया हुआ है, और इधर आप यदि मैंने जूम किया, ये देखो, ये रहा वो इंटरमीडिएट क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड, और यही ऊपर पूछा हुआ है उन्होंने कौन सा इंटरमीडिएट बना है, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। और यहाँ देख लो एक बार ध्यान से, ये रहा वो कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली टेकन फ्रॉम NCERT। आई सपोज कि 100वां क्वेश्चन था ये, और इसी के साथ सारे क्वेश्चन ये खत्म हो गए। नाउ बेटा, इस पूरी चीज का एनालिसिस ये है कि यदि हमने एनसीईआरटी ईमानदारी से पढ़ी है तो हमसे पेपर 100% बन जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर हैं, परंतु जो क्वेश्चन बाहर हैं वो कंसेप्ट वाइज बाहर नहीं है। फिजिकल के एक आध क्वेश्चन में वैल्यू का चेंज किया गया, यदि 4 की जगह 3 लिख दे तो हमें ये नहीं कहना चाहिए क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर है, क्योंकि यदि एनसीईआरटी के बाहर है तो सब किताबों के बाहर है, क्योंकि वैल्यू एग्जैक्ट मैच करना कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। कुल मिला के ये एनालिसिस मैंने इसलिए किया जिससे मैं आपको ये बता पाऊं कि जो बच्चा रिलीजियसली एनसीईआरटी पढ़ेगा उसका एग्जाम निकल जाएगा। तो आप लोग जो हैं वो इधर उधर के भुलावों में कम आओ। लंबे लंबे क्वेश्चंस ना एग्जाम में आते थे, ना आ रहे हैं और ना आएंगे, तो आप कंसेप्ट की प्रैक्टिस करो। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो साथ में दिए हैं एनसीईआरटी को पूरा का पूरा अच्छे से विद कंसेप्ट याद करना चाहिए। वैल्यूज याद नहीं करनी चाहिए, लेकिन कंसेप्ट तो याद होने चाहिए, और वो सारी बातें आप करें अपनी तैयारी में। जो भी आगे बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2022 में, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। 2020 का पूरा पेपर एनसीईआरटी से था, एज इट इज डिट्टो 2021 का पेपर भी एनसीईआरटी से है। इस बार वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज किया है, और क्वेश्चन से जो फैक्ट पूछे वो ज्यादा डेप्थ में जाके पूछे। अच्छी बात यह है कि जो भी क्वेश्चन अत्यंत फैक्चुअल है वो एनसीईआरटी से ही आया है। आज के लिए विराम लेता हूं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। नमस्कार।